ये है एक छोटी सी झलक यूपी बरेली के प्रोग्रेसिव फार्मर अनिल जी के फार्म की, जहाँ बैम्बू, आम और अंगूरों की खेती बहुत नवाचार तरीके से होती है। इसके अलावा भी बहुत भिन्न भिन्न तरीके के पेड़ पौधे यहाँ पे हैं। एक बहुत अच्छा मॉडल है नवाचार, प्रोग्रेसिव, मल्टी लेयर्ड, ऑर्गेनिक, नेचुरल फार्म का। आशा करती हूँ इस पॉडकास्ट और अनिल जी के एक्सपीरियंस से आप बहुत कुछ सीखेंगे। Don't forget to like, share and subscribe and keep watching Happiness with Hema। और इस पॉडकास्ट के थ्रू एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर सबके लिए, अगर आप किसान हैं या नहीं भी हैं, अपना भरपूर सपोर्ट कीजिए सहज खेती करने वाले नेचुरल फार्मर्स को और फार्मिंग को, और सिक्योर कीजिए हेल्थ एंड फ्यूचर ऑफ अ कमिंग जनरेशन। वेलकम टू हैप्पीनेस विद हेमा, फ्रॉम ड्रीम्स टू रियलिटी। आज के मुलाकात आप बहुत स्पेशल इंसान से कराने जा रहे हैं, मिस्टर अनिल जी। थोड़ा सा आप, आई हैव कनेक्टेड विद अनिल जी थ्रू, आई हैव सीन वन ऑफ हिज यूट्यूब चैनल में, और मैं बहुत इम्प्रेस हुई थी यूपी में इनका फार्म, एंड आई वाज वेरी कीन टू सी माई सेल्फ कि कैसा है मॉडल उनका, क्या है, कैसे है, बिकॉज आई थिंक ही इज़ वेरी प्रोग्रेसिव फार्मर जो कि बहुत एक्सपेरिमेंटल फार्मिंग करते हैं, और पिछले 2-3 डिकेड से ये एक्सपेरिमेंटल फार्मिंग कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे स्केल में कर रहे हैं। तो इसलिए आई वाज वेरी इंटरेस्टेड टू नो हिज। बेसिकली आई एम अ फार्मर नाउ, और मैं लगभग 30-35 साल से यही फार्मिंग के काम में हूँ, और बेसिकली वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हूँ मैं। बस ऐसा ही छोटा सा परिचय है। सो अनिल जी, ऑर्गेनिक फार्म का सपना कब और कैसे शुरू हुआ? ऐसा मोमेंट जिसमें आपको लगा हो कि हाँ, मुझे नेचुरल फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो भी नाम हम कह लें, सहज फार्मिंग स्टार्ट करनी है, वो ऐसा कौन सा मोमेंट? बहुत साल पहले मुझे एक जापानीज़ मंक से मैं मिला, और उन्होंने मुझे एक बुक गिफ्ट करी, द वन स्ट्रॉ रेवोल्यूशन, और उसके ऑथर हैं मासानोबु फुकुओका, who is a very pioneer scientist in nature farming। और पता नहीं क्या बात थी कि जब उन्होंने वो बुक मुझे गिफ्ट करी तो इट वाज इवनिंग टाइम अराउंड 4 o'clock, और उसके बाद मैं उस बुक को पढ़ने के लिए बैठ गया, और मैं पूरी रात जागा, और मैंने वो बुक पूरी ख़त्म कर दी। बुक को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि आई मस्ट स्टार्ट अ वेंचर ऑफ माई ओन, जिसमें कि मैं इन्हीं प्रिंसिपल्स के ऊपर खेती करूँगा। और उनका उसमें बेसिक फोकस जो था खेती के लिए, वो ये था कि डू नथिंग फार्मिंग, आपको कुछ नहीं करना है, प्रकृति स्वयं सब कुछ करेगी और आपकी खेती हो जाएगी। तो बस वही शुरू कर दिया। कब आपको इंस्पायर किया था इस बुक ने, और कितने साल हो गए वो करते करते? 2001 में। 2001, तो मतलब ऑलमोस्ट 20-25 साल 24 साल से ऊपर हो गए हैं। लेकिन मैं नेचुरल फार्मिंग की बात होती थी, उसके ऊपर मेरी स्टडी और धीरे धीरे काम जो था वो 1995 में स्टार्ट हो गया था। लेकिन गियर अप हुआ उस बुक को पढ़ने के बाद, जो एक शेप ली और सब कुछ हुआ, तो वो उस बुक को पढ़ने के बाद हुआ। ओके अनिल जी, जब आपने एकदम से स्टार्टिंग स्क्रैच से जब शुरू करते हो कोई नई चीज़, तो काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन किया होगा, काफ़ी लोगों ने रिएक्शंस दिखाए होंगे, तो आपको कैसे रिएक्शन मिले? सपोर्ट मिला, या आपको काफ़ी क्रिटिसिज्म मिली, या काफ़ी डाउट्स क्रिएट किए लोगों ने? एक्चुअली जिस समय पर हमने इसको स्टार्ट किया, हमका नाम जो है गॉडसन ऑर्गेनिक फार्म रख दिया। लेकिन एक बात बड़ी अजीब सी थी कि उस समय ऑर्गेनिक फार्मिंग को लोग बहुत कम जानते थे। ज़्यादातर लोगों ने मतलब ना तो सपोर्ट किया, ना क्रिटिसिज्म किया, लेकिन उपहास किया, इस बात का मजाक बनाया कि ये क्या कर रहे हैं, इससे क्या होगा। इवन हमारे जो नेबर्स थे, वर्कर्स थे, उनको भी एक अजूबा सा लगता था कि ये क्या बेवकूफ़ी कर रहे हैं, किस इस तरीके से कभी खेती होती है, बिना केमिकल्स के कैसे खेती हो जाएगी, बिना वीडिसाइड के कैसे खेती हो जाएगी, बिना इंसेक्टिसाइड के कैसे खेती हो जाएगी, और यूरिया डाले बिना तो किसी को लगता था कुछ नहीं होगा। तो शुरू के लगभग 4 साल, बल्कि 5 साल कह लीजिए, हमारी फसल बहुत हल्की फसल आती थी और बहुत ख़राब सी लगती थी, और वो लोग हमारा बहुत मजाक बनाते थे, और मजाक भी उस लेवल का बनाते थे कि कोई थोड़ा सा हल्के माइंडसेट का
बंदा हो तो वो सुसाइड कर ले, उस तरह का मजाक बनाते थे वो लोग। सो सबसे पहला चैलेंज क्या आया था जहाँ लगा हो कि शायद मैंने कोई गलत डिसीजन ले लिया? तो सबसे बड़ा चैलेंज था कि किसी तरह से हमारा एक ब्रेक इवन आ जाए और हमारा जितना पैसा लागत आ रही है उतने का तो माल बिक जाए कम से तो कम। अगर आप आज पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो कौन सा सबसे खूबसूरत मोमेंट रहा था आपने जिसमें आपको प्राउड फील हुआ था कि हाँ मैंने सही डिसीजन लिया? इतना लोगों का हंसना या मजाक उड़ाना ये सब देखते चलते चैलेंज झेलते हुए आप आगे बढ़ते रहे, तो वो कौन सा मोमेंट था जब आपको प्राउड फील हुआ? तो सबसे ज़्यादा खुशी तब हुई जब हमने कुछ चावल की कुछ स्पेशल प्रजाति है, वो प्रजातियां जब हमने उगाई और उनकी अच्छी ईल्ड आई हमारे पास, तो हम पहला एक ग्राहक हमको ऐसा मिला जिसने हमारे से कहा कि जितना आपका उत्पाद है मैं सारा खरीद लूँगा। तो हमने उसको बताया कि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो उसने कहा हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी जो भी कॉस्ट है आप उस पर अपना जो प्रॉफिट लेना चाहते हैं वो ले लीजिए, मुझे हर कीमत पर ये प्रोडक्ट चाहिए। और उन्हीं ने हमारा जब पहला हमारा मस्टर्ड ऑयल का जब लॉट निकला, तो मुझे याद है कि उस समय के टाइम पर 200 रुपये लीटर मस्टर्ड ऑयल का जो बेच पाना या किसी को कहना जो था वो भी एक बड़ा डरते डरते हमने बताया कि 200 रुपये लीटर मस्टर्ड का ऑयल। तो उन्होंने कहा ठीक है हम ले लेंगे। और यहाँ मैं ये भी बता दूँ आपको कि उस समय जो बाज़ार में मस्टर्ड ऑयल का प्राइस था वो 40 रुपये से भी कम था। तो बाज़ार में 40 रुपये है और हमारा 200 रुपये लीटर कोई ले लेगा, तो मुझे लगता था कि या तो कोई पागल है जो इतना महंगा ख़रीद रहा है हमारे से, और या फिर कोई हमारे प्रोडक्ट में कुछ ख़ास बात है। और हमें बहुत जल्दी ये समझ में आ गया कि जिसने ख़रीदा था वो पागल नहीं है। हमारे प्रोडक्ट में ख़ास बात ये थी कि उसमें किसी भी तरह का जो 6-7 साल से रसायनों का प्रयोग नहीं हुआ था और किसी प्रकार की कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई थी। तो जो एक अलग सा स्वाद सरसों में आया, तो जो लोग सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं वही उसको पहचान सकते हैं। और उससे बने जो उन्होंने डीप फ्राई किया या उसको जो अपना इन्होंने कुकिंग में यूज़ किया, तो उसमें उनको जो पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले तब उन्होंने उसको हमको लिया। और वो जो थे वो दिल्ली में एक उनका अपना कंसेप्ट था, वो फैमिली कुछ परिवारों को मटेरियल सप्लाई करते थे जो प्योर मटेरियल होता था। तो वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई और ये जो शुरू के मोमेंट्स थे वो अभी भी याद रहते हैं, वो व्यक्ति याद रहते हैं जिन्होंने हमें शुरू में सपोर्ट किया था। बस बाकी तो यहाँ फार्म पर आना जो है वही हर मोमेंट हमारे लिए बड़ा सुखद होता था। फॉर श्योर, या नेचर जो है वो हमेशा अपना एक अलग ही गिफ्ट है ही है। बिल्कुल। तो जो आपके साथ वो थे जो जुड़े थे, जो पहले आप कह रहे ग्राहक, वो अभी भी जुड़े हुए हैं? हाँ, एक चीज़ और है कि हमने अपनी मार्केटिंग जो शुरू करी वो 2001 से कर दी थी हमने, 2002 से पूरी तरह से कर दी। और 2010 में हमने एक प्रॉपर पैकेजिंग के साथ और उसके साथ करी प्रोसेसिंग करके, तो हमने वैक्यूम पैकेजिंग मशीन लगाई, एक कोल्ड प्रेस आटा चक्की लगाई, कोल्ड प्रेस मस्टर्ड ऑयल का एक स्पिलर यूनिट लगाया। ऐसे हमने छोटे छोटे कई चीज़ें अपने पास, राइस की प्रोसेसिंग का यूनिट लगाया। और तो एक तरह से अनिल जी जो भी थोड़ा बहुत भी उगता है, क्योंकि नॉर्मली कहते हैं ना कि नेचुरल फार्मिंग में या सहज खेती में ज़्यादा नहीं उगता है उसके मुकाबले जो पेस्टिसाइड या केमिकल्स के कंपैरेटिवली हो, पर जो आपने थोड़ा सा उगाया उसको खुद ही प्रोसेस करके आपने उसका मार्केट ढूंढ लिया। सो दैट वाज द ब्रेक थ्रू फॉर यू। देखिए ऐसा है कि हमने कुछ वर्ष शुरू के जो थे बस उसी में हमने बल्क मार्केटिंग करी। उसके बाद 2010 से तो हमने 100% एंड यूज़र को मार्केटिंग स्टार्ट कर दी, और हमारा जितना भी प्रोड्यूस होता है वो सारा का सारा हमारा हाथों हाथ बिक जाता है। और सबसे जो हमारे लिए एक सेटिस्फेक्शन की जो बात है वो ये है कि हमारा जो सबसे पहले ग्राहक थे वहाँ से लेके जो बीच में भी जुड़ते चले गए ग्राहक, वो हमारे आज तक मेंटेन है चेन। कोई भी कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन हमारे साथ किसी भी एंड पर नहीं है कि किसी भी तरीके से किसी को डिससेटिस्फेक्शन हो। तो जो हम जिसने भी एक बार हमारा प्रोड्यूस यूज़ कर लिया
उसको हमारे से कभी भी डिससेटिस्फेक्शन नहीं हुआ किसी भी चीज़ का। सो आपका माउथ पब्लिसिटी से ही मार्केटिंग होता है अभी, दैट्स व्हाट यू आर। यस, माउथ पब्लिसिटी भी मैं आपको बताऊं बड़ी अजीब सी थी। जैसे कोई परिवार में हमारा सामान जाता था, तो अब उनकी बेटी की शादी हो गई तो बेटी के ससुराल में भी जाना शुरू हो गया। बेटी के ससुराल में आगे शादियां हुई या उनके जो रिलेशंस थे, इस तरह से एक चेन बनती चली गई धीरे 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 धीरे। और शायद मेरे को लगता है कि 3-4 साल के अंदर ये चेन एक बन गई और बहुत ही स्ट्रॉन्ग चेन है। और हमारा हर ग्राहक के साथ में हमारा एक पर्सनल नाता है और उसको हम अपनी चेन को मेंटेन करने के लिए भी हम बहुत शिद्दत से पूरे मन से लगते हैं कि हमारे ग्राहक को क्या चाहिए, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। और हमारे पास में पूरा डेटा रहता है कि कौन से महीने में किस ग्राहक को कौन सी फसल, कौन सा उत्पाद चाहिए था, कब उसने पिछले वर्ष कितना लिया था, तो हम उसकी तैयारी पहले से रखते हैं। आई कैन सी आपका, हमने पूरा राउंड भी लगाया है फार्म का, तो मैंने देखा है कि आपने बड़ी प्लानिंग के तरीके से किया है। जैसे आपने आज चारों तरफ बैम्बूज लगाए हैं, वो ना तो आपके इको एनवायरनमेंट को बना रहे हैं और अंदर की जो फसलें हैं उनको बचा रहे हैं, प्लस बर्ड्स के लिए भी एक अच्छा नेस्टिंग हाउस बना रहे हैं जो कि आपके फसलों के पेस्टिसाइड्स का भी कंट्रोल कर रहे हैं। तो अब मैंने देखा है बहुत अच्छे से प्लानिंग, और आपने अपनी अंगूर की फार्मिंग भी बहुत प्लानिंग तरीके से की है, बड़ी हाई क्वालिटी चीज़ें लेके। सो डेफिनेटली आप अपने कस्टमर्स के नीड्स को तो समझ ही रहे थे, क्वालिटी को कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे थे, और सबसे ज़्यादा आप नेचर को अपना काम करने दे रहे थे। सो दैट इट सेल्फ इज़ अ गिफ्ट फॉर एनीवन, है ना। आजकल के कस्टमर्स को यही चीज़ तो मिलती नहीं है, दे आर गेटिंग ऑल द मैनिपुलेटेड थिंग्स। क्योंकि आजकल ऑर्गेनिक भी बोलते हैं लेकिन पता नहीं, उसका कोई मापन नहीं है कि ये ऑर्गेनिक है नहीं है। कोई बोल दे उनका फार्म सर्टिफाई भी हो जाए, लेकिन यू डोंट नो कि वो एक्चुअल में ऑर्गेनिक है या वो यूरिया वो सब डाल रहे हैं। तो देर इज़ नो स्केल टू मेजर दैट। द स्केल इज़ योर ओन कॉन्शियंस एंड ऑल्सो द कस्टमर्स हु आर यूजिंग इट, बिकॉज उनको उसके टेस्ट से शायद थोड़ा पता चल जाता है, तो यू नो दे कम बैक। व्हाट इज़ योर व्यू अबाउट दिस? एक्चुअली क्या है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की जब आप बात करते हैं तो मेरा मानना ये है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग सिर्फ एक टेक्निक नहीं है या कोई एक मतलब ऐसी पद्धति नहीं है। ये बेसिकली फार्मर का माइंडसेट है, उसका सोचने का नज़रिया है कि मुझे किस तरीके से खेती करनी है। तो हमने जब ये डिसाइड किया तो हमारी पद्धति तो यही है कि हमारी जो जैव विविधता है, हमारे क्षेत्र की जो बायोडाइवर्सिटी जिसको बोलते हैं, तो वो डिस्टर्ब ना हो, रादर हम उसको और स्ट्रॉन्ग करें। क्योंकि केमिकल फार्मिंग होते होते ये हो गया कि बायोडाइवर्सिटी पूरी टोटली कोलैप्स, सिस्टम कोलैप्स हो गया था। तो हमने लगभग अपने टोटल लैंड का 5% से ज़्यादा क्षेत्रफल जो है वो हमने जैव विविधता को समर्पित किया और उसको मजबूत करने के लिए और एक पूरा इकोसिस्टम स्टेब्लिश करने के लिए हमने उसको खाली छोड़ा और एक बहुत ही प्लान्ड वे में और एक बहुत ही सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ और बहुत ही धैर्य के साथ कि मुझे पता था कि एक दिन में या एक वर्ष में कुछ नहीं होने वाला है। तो वो ग्रेजुअली जो हमने पौधे लगाए थे वो पेड़ वृक्ष बन गए, बड़े वृक्ष बन गए, उसमें कई चिड़ियों के उसके जो कोठार बन गए उसमें। मतलब आप अगर देखेंगे तो मेरे पास 80+ स्पीशीज़ हैं बर्ड्स की जो हमारे फार्म की रेजिडेंट्स हैं। तो 80 प्रजाति की चिड़िया एक ही जगह पर होना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और पूरे साल का हम अगर रिकॉर्ड देखें तो लगभग अभी तक हमारे पास 42 प्रजातियां जो हैं वो तितलियों की हम अपने फार्म पर रिकॉर्ड कर चुके हैं। वो भी अपने आप में एक मतलब एक बड़ा सुकून देने वाला एक जो अनुभव है हमारे लिए है कि कम से कम वो चीज़ें हमारे पास में कंजर्व हुई हैं, उतनी संरक्षित हैं। क्योंकि जो चिड़िया है वो कुछ भी है, तो जो हमने उनके लिए जोन्स अलग कर दिए उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस हो ही नहीं सकता, हम चाहें तब भी नहीं कर सकते हम डिस्टर्बेंस। तो मेरे सोच तो यही है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो बिना एक इकोसिस्टम जब तक नहीं होगा, खाली टेक्निक्स के बेस पे ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं की जा सकती।
तो इकोसिस्टम क्रिएट करने के लिए पेशेंस चाहिए। वो इकोसिस्टम ओवरनाइट नहीं होता, कभी भी उसमें टाइम लगेगा। सो आज का टाइम में जब सभी बहुत फास्ट रिजल्ट चाहते हैं, क्विक रिजल्ट चाहते हैं, ऐसे में ऑर्गेनिक फार्मिंग जो कि एक बहुत ही धैर्य का, बहुत ही पेशेंस का गेम है, सो आप कैसे पेशेंस को मेंटेन करते रहे? कुछ पेशेंस Tips? अपने स्वभाव में है, कोई उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। साथ जो टीम भी बन गई है, जो हमारे साथ में वर्कर्स हैं, बच्चे सब, तो वो लोग भी सब अब हमारे जो हमारी सोच है उसके साथ उनकी सोच जो है वो मिल गई है। तो वो लोग समझते हैं कि हम कैसे चाहते हैं। मतलब अगर कहीं कोई सांप निकल आया तो अमूमन गांव में ये है कि लाठी डंडे लेके उसको मार देंगे, खेत में सांप निकल आया। तो हमारे यहाँ पर कोई ऐसा नहीं करेगा कि सांप को मार देगा, उसको रास्ता दे देंगे कि निकल जाओ भाई तुम। और इसी तरह से और भी कई चीज़ें होती हैं। तो वो सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो टीम बन गई है, हमारी टीम का बहुत सहयोग है। और वो लोग अब हमारी जो सोच है उसके साथ उनकी एक समरसता बन चुकी है, तो उसमें बहुत आनंद आता है और कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती नहीं मुझे। सो आपके लिए फार्मिंग सिर्फ एक काम है या एक लाइफस्टाइल है? लाइफस्टाइल है। यू आर लिविंग लाइक दैट। यस यस। नेचर से आपको सबसे बड़ी लर्निंग क्या मिली? देखिए, नेचर जो है वो उसकी सबसे बड़ी जो लेसन है ह्यूमंस के लिए, तो वो यही है कि नेचर कहती है कि मेरे को फोर्स करने की कोशिश भी मत करो और मेरे साथ लड़ाई करने की भी कोशिश मत करो, मुझे बदलने की कोशिश भी मत करो, क्योंकि जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। मुझे लगता है कि प्रकृति के साथ सबसे बड़ा जो एक नियम है जो प्रकृति सिखाती है कि प्रकृति के नियमों के साथ छेड़छाड़ ना की जाए। गो विद द फ्लो, डोंट डिस्टर्ब द फ्लो। यस। बहुत सही है। सो क्या आपको लगता है कि फार्मिंग ने आपको अंदर से चेंज किया है? हाँ, फार्मिंग ने अंदर से काफ़ी चेंज किया है हमारे को। और धीरे धीरे मतलब मुझे तो लगता है कि हर रोज़ हमें कुछ ना कुछ, हर पल कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। यहाँ खेत पर हम आ जाते हैं तो अपने जो पौधे हैं, पौधों का हमारा जो उनका बिहेवियर होता है उसको देख के, प्लांट ग्रोथ पैटर्न्स हैं उनको देख के मेरे को तो ये लगता है कि सारी साइंस फेल है, ये जो प्रकृति की जो साइलेंट साइंस है इसके सामने। दैट्स वेरी ट्रू। चलिए कुछ अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन मेरे हैं जो कि इंस्पिरेशन टू फॉर मी, पीपल लाइक मी हु वांट टू जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच सहज खेती की तरफ, एंड ऑल्सो फॉर अदर्स जो इस बारे में सोच रहे हैं या करना चाहते हैं। तो जो लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं, जो सहज फार्मिंग करना चाहते हैं या नेचुरल फार्मिंग करना चाहते हैं, बिना नेचर को डिस्टर्ब किए उसको उगने देने वाली फार्मिंग, सहज फार्मिंग की बात करें तो अगर कोई शुरू से करना चाहते हैं तो आप उनको क्या सिंपल एडवाइस देंगे फॉर द बिगिनर्स? देखिए, अगर आप नेचर फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, कुछ भी कह लीजिए, आप उसको करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि आपके अंदर पेशेंस होनी चाहिए और रातों रात कुछ भी बदलने वाला नहीं है। और आपके अंदर इतना कैपेसिटी भी होना चाहिए कि उतना आप बियर कर पाएंगे जो इन्वेस्टमेंट होगा उसमें, क्योंकि शुरू के 3-4 साल ऐसे ही निकल जाएंगे जिसमें आपको कोई भी लाभ नहीं होना इस खेती से। उस समय तो यही एक आप मनाइए कि अगर आपके खर्च और आमदनी बराबरी पर छूट जाए तो समझ लीजिए कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो वो उसको करने के लिए कोई भी किसान अगर करता है तो एक साथ इस तरफ ना जुटे, अपनी जो टोटल उसकी जोत है उसका 25% मतलब 1/4 हिस्सा जो है उससे शुरू करें और हर वर्ष उसको कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा बढ़ाता जाए। तो धीरे धीरे वो साइकिल चल पड़ेगा। जब तक पीछे वाले साइकिल की आपको ईल्ड आनी स्टार्ट होगी तब तक आगे का कन्वर्जन में आता जाएगा। तो 25% से शुरू करके
और ग्रेजुअली आप उसमें 10-20% ऐड करते जाइए। तो इसमें रूटीन से धीरे धीरे आपका पूरा खेत जो है वो एक प्राकृतिक खेती की तरफ, सहज खेती की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा। सो जैसे कि आपने बताया आपका 40 एकड़ लैंड है, तो आपने भी इसी तरह से शुरुआत की थी या आपका नहीं, मैंने इस तरह कुछ से गलतियां की थी? मैंने इस तरह से शुरुआत नहीं की थी। मैं तैरना नहीं जानता था और मैं समुंदर में कूद गया था। ओके। मुझे तैरना भी तो नहीं आपने आता पूरे था। फार्म के ऊपर मैंने पूरे फार्म के ऊपर स्टार्ट कर दिया था। तो उसका और आपको नुकसान हुआ कुछ, आपको लगता है या? हाँ, नुकसान हुआ। हम्म, नुकसान हुआ हमें, क्योंकि ओके। शुरू में हमारे जो खर्चे होते थे वो ज़्यादा होते थे और आमदनी कम होती थी। तो खर्चे ज़्यादा और आमदनी कम, तो अपना बैंक बैलेंस धीरे धीरे ख़त्म होता चला गया। तो 6 साल के बाद फिर ट्रेंड दूसरा शुरू हुआ, तो अपवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हुआ फिर 6 साल के बाद। ओके। और धीरे धीरे फिर जब हमारे प्रोडक्ट की एक साख बन गई कि हमारा जो उत्पाद है ये बहुत प्योर है, अच्छा है, और जब उसकी एक साख बन गई तब हमें कॉन्फिडेंस हुआ कि हम अपने हिसाब से सब कुछ कर सकते हैं और हम अपने उत्पाद की कीमत तय हम खुद कर सकते हैं। तो प्रॉफिट शुरू हुआ। तो अभी अनिल जी आसपास के कुछ किसान भी हैं जो आपसे जुड़े हैं, या जो बहुत छोटे लेवल, अभी जैसे आपके पास तो 40 एकड़ लैंड है, कई हैं जो 2-2, 3-3 एकड़ वाले भी हैं, क्या वो आपके साथ जुड़ के आपके साथ इस सहज खेती की तरफ बढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ? हमारे साथ 1-2 नहीं, हज़ारों किसान जुड़े हुए हैं। प्रतिदिन लगभग 10 से 15-20 किसान हमारे पास आते ही आते हैं, कुछ ना कुछ देखने के लिए, कुछ समझने के लिए, कुछ चर्चा करने के लिए आपस में। और सबसे बहुत अच्छा जुड़ाव है। और कई किसान ऐसे हैं जो इस तरफ जुड़ चुके हैं, और जो नहीं जुड़े, जिनको लगता है कि शायद ये करना उनके बस में नहीं है, तो एक बात हुई है कि वो अपने खाने के लिए या अपने परिवार के लिए जो फसल उगाते हैं उसके लिए वो इस तरीके से उगाते हैं, उसमें कोई केमिकल यूज नहीं करते। ये एक बात ऐसी हो गई ये पक्की हो चुकी है। जो एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन है कि उनको ये तो समझ में आ गया कि अगर हम केमिकल्स डाल रहे हैं तो वो जो फसल हो रही है उसमें पॉइजन है, अपने बच्चों को नहीं खिलाएंगे। तो ये भी एक कदम आगे बढ़ने वाली बात हो गई। आज ये सोच बनी है, कल को वो आगे भी बढ़ेगा धीरे धीरे। पर वही होता है, जब तक थोड़ा स्केल पे नहीं होता है तो तब तक उस चीज़ के आपके प्रॉफिट का भी आपको एहसास नहीं होता है, तो वो आप उसी लेवल पे रखते हो और वो करते चले जाते हो। पर उसका भी तो सैचुरेशन पॉइंट आएगा। जो केमिकल फार्मिंग है उसका सैचुरेशन पॉइंट तो आ ही चुका है वैसे भी देखा जाए, बट नाउ इट इज़ मोर एविडेंट, है ना। हर घर में कैंसर है, हर घर में आपको मतलब बहुत सारे डिजीज़ेस दिख रहे हैं, लोगों के हार्मोनल डिस्ट्रप्शंस हो रहे हैं, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। सो ये सब खाने से ही रिलेटेड चीज़ें हैं। सो इसके बारे में आपका क्या है ख्याल? आप थोड़ा सा अवेयरनेस के लिए, क्योंकि आप कर रहे हैं, तो आई एम श्योर आपको देख के कई लोग इंस्पायर तो होते हैं, तो आप उनको अवेयर भी करते हैं, बिकॉज जो थोड़े डाउट में हैं। देखिए, ऐसा है कि जब हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन हुई थी इंडिया में, तो ग्रीन रेवोल्यूशन का पर्पज़ ये था कि हमें उत्पादन बढ़ाना है, क्योंकि सूखा पड़ा था, सब कुछ हुआ था, तो अनाज का उत्पादन नहीं था और हमारी निर्भरता जो है वो आयात पर बहुत बढ़ गई थी, हमारी खाद्यान्न के ऊपर। तो उस होड़ में, उत्पादन बढ़ाने की होड़ में केमिकल्स का यूज़, चाहे वो फर्टिलाइज़र में हो, वीडिसाइड में हो, इंसेक्टिसाइड में हो, सब तरफ बढ़ गया। अब आज क्या है कि हिंदुस्तान का उत्पादन सरप्लस है। आज हम निर्यात करने की स्थिति में हैं और हमारा उत्पादन बहुत बढ़ चुका है। तब हमारे को क्या करना है भाई? एक टाइम तो हम क्वांटिटी के लिए लड़ रहे थे। आज जब हमने क्वांटिटी का टारगेट अचीव कर लिया, तो हमें क्वालिटी के ऊपर काम करना है। और अगर आप फूड प्रोडक्ट्स की क्वालिटी की बात करते हैं, तो सबसे पहला जो पैरामीटर आता है क्वालिटी का, वो है फूड मटेरियल की प्योरिटी। उसकी प्योरिटी एंड द सैंक्टिटी, हाउ इट इज़ बीइंग प्रोसेस्ड, हाउ इट इज़ बीइंग स्टोर्ड, हाउ इट इज़ बीइंग पैक्ड। हर स्टेज पर उसको जो है पवित्रता चाहिए खाने को। तो अब वो समय है कि जब हमारे को उसके ऊपर काम करना है। आप मानते हैं कि जो फार्मिंग है वो सिर्फ जो फार्मर्स हैं उन्हीं को करना चाहिए?
मतलब इज इट लाइक इकोनॉमिकल ऑल्सो, जो लोग नॉन फार्मर्स हैं क्या दे शुड ऑल्सो कम इन दिस? बिकॉज आजकल आप देख रहे हैं एवरीबडी इज़ लाइक लीविंग फार्मिंग एंड गोइंग टू सम अदर प्रोफेशंस एंड इवन ब्रॉड्स एंड ऑल दैट. इवन किसान जो हैं वो ट्रक चलाना पसंद करेंगे किसी और कंट्री में. पंजाब का अगर एग्जांपल दें तो कनाडा सारे के सारे भाग रहे हैं वहाँ पे, क्या करते हैं, ट्रक चलाते हैं या कुछ ऐसे छोटे मोटे काम करते हैं, बट यहाँ अपने खुद के राजा बन के अपने खुद का खेत या अपने फार्मिंग करना पसंद नहीं करते हैं. सो व्हाट विल बी योर एडवाइस टू देम आल्सो? देखिए, आपका ये जो क्वेश्चन है ये तो कंट्री की पॉलिसी से कंसर्न हो जाता है, लेकिन फिर भी जो मेरा मत है वो मैं आपको बताता हूँ कि जो भी फार्मर है, देखिए उसका एक तजर्बा है उसकी अपनी फील्ड पर काम करने का. और अभी क्या हो रहा है कि आपको फार्म पर जो भी लोग मिलेंगे तो वो 40 साल से ऊपर की एज के लोग मिलेंगे ज़्यादातर, जो पुश्तैनी फार्मर्स हैं हमारे एज ग्रुप के मिलेंगे. और जो यंगस्टर्स हैं उनको क्या लगता है कि हम शहर चले जाएं, हम नौकरी कर लें, हम एसी दफ्तर में बैठेंगे, तो उनके वो स्वप्न हैं शहर में जाके फ्लैट लेके रहूँगा. उसको फ्लैट की ज़िंदगी अच्छी लगती है और उसको अच्छा लगता है कि बड़ी कार में घूमना. और वो बचपन से वो बच्चा जो गांव का है वो देख रहा है कि कोई भी ऑफिसर आते हैं, बड़े अधिकारी आते हैं गांव में, तो उसके माता पिता, उसके दादा लोग ऑफिसर के आगे हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं. साहब बहादुर की तरह उनको ट्रीट करा जाता है. और कोई भी काम उनका अटक जाता है जब प्रशासनिक स्तर पर, तो किस तरह से जाकर उसके जो पेरेंट्स हैं उनको मनुहार करनी पड़ती है अपनी, और किस तरह से उनको झुकना पड़ता है नीचे अपने काम कराने के लिए. उस वजह से क्या हुआ कि जो यंगर जनरेशन है, वो यंगर जनरेशन जो है उसकी फ्लाइट हो रही है. वो गांव छोड़ के जाना चाहती है. वो ये चाहती है कि उसके पापा जो है खेत बेच दें, उससे जो पैसा मिल जाए तो उससे शहर में एक मकान ले लें छोटा सा, वहाँ रहें और कोई नौकरी करें. और नौकरी में भी उसको लगता है कि सरकारी नौकरी मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है. उसमें सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो मेरी तनख्वाह बिल्कुल सेफ हो जाएगी, कुछ ऊपर की आमदनी भी हो जाएगी. इस तरह के बड़े ख्यालात रहते हैं बच्चों के मन में. तो वो बच्चे जो हैं वो खेती नहीं करना चाहते खेत. और दूसरी बात एक और हो गई, जो बात आपने कही वो यहाँ पर कोरिलेट होती है कि जो शहर के लोग हैं, अब क्या है, अक्सर मैं देखता हूँ चैनल वाले पब्लिसाइज करते हैं कि ये लड़का IITN था, इसने IIT करने के बाद खेती करनी शुरू कर दी, ये 2 करोड़ रुपए महीना कमा रहा है, ये 3 करोड़ रुपए महीना कमा रहा है. इस तरह के चैनल्स जो हैं बहुत प्रोपोगेट करते हैं. मुझे लगता है ये एक बहुत ही ख़राब प्रथा है, क्योंकि गांव का बच्चा ये सोचता है कि ये IIT करके आया है तो ये कुछ खास पढ़ाई करके आया है, इसको खेती करनी आती है, इसको माल बेचना आता है, मुझे नहीं आता. उसके अंदर हीन भावना आती है. दूसरी बात, अगर उसने IIT करके खेती करनी थी तो IIT की एक सीट किसी दूसरे बच्चे की उसने क्यों यूज़ करी? सबसे बड़ी बात ये है. तो मैं इस चीज़ के बहुत खिलाफ हूँ. मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है. ये मेरी सोच है, हो सकता है और लोगों को अच्छी लगती हो, लेकिन मेरी सोच ये है कि अगर आपको IIT करने के बाद खेती ही करनी थी तो भाई पहले खेती कर लेते. आप एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन लेते. IIT करने के बाद खेती कर रहे हो तो तुमने IIT की एक सीट किसी एक बच्चे की खा ली. वो दूसरा बच्चा वहाँ तुम्हारी जगह IIT करता, वो इंजीनियर बनता, टेक्निकल लाइन में आता. आपको खेती करके अब फिर जब वो बच्चे आते हैं उसके पास में पैसा होता है, वो अपना स्टार्टअप स्टार्ट करता है किसी गांव में आके, और वो फूड प्रोसेसिंग का यूनिट लगा देता है. अच्छा है, हमारे एक तरफ तो ये सोसाइटी के लिए अच्छा है कि हमारे फूड प्रोसेसिंग के यूनिट आते हैं, लेकिन जब वो IIT करा हुआ या IIM करा हुआ, कहीं से भी IIT के अलावा इंजीनियरिंग करा हुआ या कोई और बड़ी पढ़ाई करके आया हुआ बच्चा जब शहर से आता है तो वो गांव के लोगों को वो कहता है कि मैं रोजगार दे रहा हूँ. कैसा रोजगार दे रहा है? वो उनको मजदूरी दे रहा है, उससे बड़ा रोजगार नहीं दे रहा. वो उनको मैनेजर नहीं बना रहा अपने पास में, वो अपने पास में चीफ केमिस्ट, चीफ इंजीनियर नहीं बना रहा. वो मजदूरी ही दे रहा है 300, 400, 500 रुपये, 600 रुपये रोज की. इससे ज़्यादा कुछ नहीं दे रहा. और उसके लिए हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो भी कहते हैं कि गांव में 2 स्टार्टअप खुल गए तो गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा. मैं कहता हूं भाई, रोजगार का लेवल क्या है? ये जो पढ़े लिखे बच्चे हैं ये अगर खेती की तरफ आना चाहते हैं
तो एक ऐसा नियम बन जाना चाहिए कि आपको गांव के बच्चों के साथ में कोलैबोरेट करके आपको अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना पड़ेगा। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, बिकॉज एक्चुअली कुछ कोविड के दौरान भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लोगों में हुई थी, तो दे हैव स्विच्ड। अनिल जी, अगर यंगस्टर्स को आपको एक लाइन बोलनी है आज के, तो आप क्या बताएंगे उनको, क्या बोलेंगे? शुड दे कम फॉर द फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, सहज फार्मिंग की तरफ उनको आना चाहिए? और शहर के लोगों का तो आपने बता ही दिया कि कोलैबोरेट करके जो फार्मिंग में आ रहे हैं, तो दे शुड कोलैबोरेट विद समबडी एंड लर्न द स्केल एंड देन स्केल इट आउट। बट अदरवाइज यंगस्टर्स जो छोड़ के जा रहे हैं, खेती कर रहे हैं और कर भी रहे हैं, तो दे आर नॉट डूइंग प्रोग्रेसिव फार्मिंग, दे आर जस्ट गेटिंग इनटू द लूप ऑफ द ओल्ड, जो पहले का हो रहा है, किए जा रहे हैं। तो उनके लिए कोई लेसन आप देना चाहेंगे? देखिए, वैसे लेसन तो बहुत हो जाते हैं और बहुत बड़ी बातें हो जाती हैं अगर खेती की बात करेंगे और सब करेंगे, लेकिन यूथ के लिए एक मेन लेसन है जो मैं की लेसन यूथ को देना चाहूँगा। लेसन भी मेरा आग्रह भी है और एक लेसन भी है, और एक तरह से एक फोर्सफुल कमिटमेंट भी चाहता हूँ मैं यूथ से कि जो ये लोग सोशल मीडिया में अभी इतना टाइम अपना जो है स्पेयर कर रहे हैं, इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मेरी निगाह में सोशल मीडिया का यूज़ सिर्फ उतना ही करें जिससे आपकी अपने खेती के लिए आपकी क्रिएटिविटी इम्प्रूव हो, आप कुछ नया सीख रहे हो, कर रहे हो, एग्रीप्रेन्योर बन के आप निकले अच्छे, और आप कुछ वो कर सके जो बिजनेस में आपको कुछ फायदा देता हो, जो इम्प्लीमेंट कर सके आप। उसके अलावा दिन भर आप सोशल मीडिया पर दूसरों की रील्स देखना, पोस्ट देखना, डांस करते हुए रील बना देना, वो पोस्ट करना, उसमें समय बर्बाद ना करें, क्योंकि ये गोल्डन पीरियड है लाइफ का। और यूथ को ये समझना चाहिए कि 20 वर्ष से लेके 30 वर्ष तक का जो समय है वो लाइफ का गोल्डन पीरियड है। उसको किसी भी एक्टिविटी में, व्यर्थ की एक्टिविटी में वेस्ट ना करें और एक क्रिएटिव एफर्ट करें अपना स्तर ऊंचा करने के लिए, अपने परिवार का स्तर ऊंचा करने के लिए, अपने गांव को बनाने के लिए और अपने देश को बनाने के लिए। आई थिंक वेरी नाइस पॉइंट्स अनिल जी। आई टोटली एग्री दैट द टुडेज यूथ, उनको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए कंज्यूम करके, क्योंकि वो पूरे दिन बैठ के कंज्यूम कर रहे हैं। दे शुड क्रिएट समथिंग, यू नो, अगर वो लर्न कर रहे हैं तो अपना खुद का क्रिएट करें। कंज्यूम कितना करते रहेंगे, टाइम वेस्ट होता है उससे। टोटली एग्री विद यू। सो कुछ छोटे मोटे रैपिड फायर राउंड्स, मिट्टी या मशीन? मिट्टी। सुबह का टाइम या शाम का टाइम? दोनों। सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद है दोनों में से? सुबह का टाइम। सुबह का टाइम। शहर या फार्म? फार्म। ऑफ कोर्स। प्रॉफिट या पर्पस? पर्पस। ऑडियंस के लिए आप एक कोई छोटा लास्ट पार्टिंग स्टेटमेंट और पार्टिंग कमेंट? तो मैं ये कहना चाहता हूँ सभी कंज्यूमर्स को कि जिस तरह से आप अपनी लॉयल्टी डिफरेंट ब्रांड्स के लिए बनाते हैं, कोई बोलता है मेरे को कैडबरी की चॉकलेट पसंद है, कोई बोलता है मेरे को अमूल की चॉकलेट पसंद है, कोई बोलता है मेरे को स्केचर्स के शूज़ लेने हैं। इस तरह से आप अपने अपने जो आप जहाँ रहते हैं वहाँ पास में किसी एक फार्मर के प्रति अपनी लॉयल्टी बना लीजिए और उस फार्मर को आप सपोर्ट कीजिए। दैट वे यू विल सपोर्ट गुड हेल्थ ऑफ योर फैमिली and you will support a farmer family also and ultimately you will support your nation। दूसरी बात, जो भी आप प्रोसेस फूड इस समय इम्पोर्टेड यूज़ करते हैं, जो विदेशों से हमारे पास में प्रोसेस फूड इतने सारे आ रहे हैं, वो सारे आप लोग आउट ऑफ इम्पल्स बाइंग करते हैं। दे आर नॉट नेसेसिटीज़ ऑफ आवर लाइफ। उनको आप घर में भी प्रोसेस कर सकते हैं, छोटे छोटे तरीक़ों से आप प्रोसेस कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरा आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जो पैक्ड फूड, प्रोसेस फूड हमारा आ रहा है वो मत खरीदिए। वो उसमें तमाम केमिकल्स ऐसे हैं जो आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदायक हैं और डॉलर जो है वो हमारी कंट्री के हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। आप प्योर फूड मार्केट से रॉ मटेरियल खरीदिए और अपनी किचन में उसको प्रोसेस कीजिए, तो आपका जो है वो सपोर्ट हमारी फार्मर कम्युनिटी को मिलेगा। दैट्स ऑल। थैंक यू अनिल जी, बहुत ही अच्छी एडवाइस थी। प्लीज़ अडॉप्ट सम फार्मर अराउंड योर community and support them।
आप भी इस तरह के छोटे छोटे इनिशिएटिव से अपना सपोर्ट उनको दे सकते हैं, और उसमें आप उन फार्मर्स की भी हेल्प कर रहे हैं और अपनी फैमिली की भी और खुद की हेल्थ की भी। थैंक यू अनिल जी, इट वॉज वेरी इंसाइटफुल सेशन। बहुत अच्छा लगा आपका पूरा फार्म देख के, एंड होपफुली विल invite you to our organic farm one day. Sure, welcome.